कहेंगे योगेंद्र जी, क्या इस तरह के सवालों के लिए हमारे माननीयों को चुनती है जनता कि क्या वो अपने स्वार्थ देखती है? क्या कहेंगे? देखिए हरीश जी, सवालों का जो सिलसिला आपने उठाया है वो ये बता रहा है कि राजनीति की दशा किस तरफ है जी। एक ये बता रहा है कि राजनीति होती तो जनता की भलाई के लिए है, लेकिन जब राजनीति में कोई माननीय विधायक बन जाता है तो उसका जो प्राथमिकता वो कहां चली जाती है। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि ये अभी का सवाल है। अगर भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल को आप उठाएं और उसके डेटा को आप निकलवाएंगे तो कहानी वहां भी यही होगी कि जितने सवाल पूछे गए उसमें से बहुत सारे सवाल अनुत्तरित रहे हैं। दरअसल अभी जो सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं उसका आपने बिल्कुल सही कहा, एकमात्र कारण ये है कि अब परीक्षा का समय या चुनाव सर के ऊपर है। बिल्कुल। वहां पर आपको जनता के चूंकि काम नहीं हुए तो वहां आपको जनता को जवाब देना होगा, और उस जवाबदेही से बचने के लिए या अपने आप को शेल्टर लेने के लिए, जनता को बताने के लिए कि हमने सड़क से लेकर विधानसभा तक सवाल उठाए लेकिन सरकार ने कुछ किया नहीं, वो सब की एक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए सवाल अब लगातार एक ताबड़तोड़ पूछे जा रहे हैं। एक परिपाटी क्या मैं तो इसको कहूंगा बुरी आदत है हमारे माननीयों की कि प्रश्न लगा देते हैं, चले जाते हैं, एब्सेंट रहते हैं। ये वही प्रेशर है जिसकी ओर संकेत किया अभी शैलेंद्र जी ने भी कि जानबूझ के अफसरों को दबाने के लिए, संबंधित व्यक्ति को दिखाने के लिए कि मैं तेरा सवाल ला रहा हूं सदन के अंदर, और आप जब आपकी समझाइश हो जाती है, आपका तारतम्य बैठ जाता है। ऐसे आरोप हैं, और ऐसे आरोप हैं नहीं बल्कि लोकसभा में तो ये चीजें आई भी है कि आपने प्रश्न के बदले पैसे वसूलने का काम किया। क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारे माननीय यहां भी ऐसा कुछ करते होंगे? देखिए हरीश जी, दोनों चीजें हैं जी। व्यक्तिगत हित जनता के हित पर हावी हो जाता है और माननीय भूल जाते हैं कि हमको जनता ने चुना है जनता के हितों के लिए, हमें किसी व्यक्तिगत कार्य के लिए नहीं चुना। लेकिन जहां भी हम कहते हैं कि क्वालिटी नहीं होती है, पर्सनलाइज सवाल पूछे जाते हैं, तो पहला सवाल तो पार्टियों के ऊपर है कि जो पार्टी के आला कमान है, मुखिया है, क्या वो अपने विधायकों को नहीं समझाते कि हमें सदन के अंदर किस तरीके से सवाल पूछने चाहिए? क्या विधायकों को नहीं बताते कि हमें किस तरीके से उसके जवाब देने चाहिए? एक दूसरी बात, जो सत्ता पक्ष है, अगर 11,000 से ज्यादा अगर प्रश्न अनुत्तरित है, देखिए प्रश्न कोई सा भी हो, वो प्रश्न चाहे आप कहते हैं कि क्वालिटी वाला प्रश्न नहीं होता, लेकिन वो प्रश्न है। अगर क्वालिटी वाला नहीं होगा तो आप उसका एक लाइन में जवाब देंगे, एक शब्द में जवाब देंगे, जवाब तो देंगे ना आप। अगर कोई सवाल उठाया गया है तो कोई जरूरी नहीं कि क्वालिटी वाला हर सवाल हो, लेकिन सवाल में सवाल है, और सवाल में अगर सवाल पूछा जाएगा तो सत्ता पक्ष को सवाल देने की जवाबदेही करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि कोई ऐसा अमेंडमेंट होना चाहिए, ऐसा बिल आना चाहिए, इस तरह के कोई दबाव होना चाहिए कि अगर सवाल पूछे जाएं और अगर सत्ता पक्ष उसका जवाब नहीं देता है तो उसके जवाबदेही को तय करना चाहिए। दूसरा, जो प्रश्नकाल में आप कहते हैं कि उनका सेटलमेंट हो गया या उनका व्यक्तिगत सवाल था दबाव बनाने के लिए, अगर प्रश्नकाल में सवाल पूछा गया है और प्रश्नकाल में जवाब दिया जा रहा है और जिसने सवाल पूछा है अगर पुरजोर तरीके से सुन नहीं रहा और जवाब नहीं उठा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको भी जवाबदेही का इंतजाम होना चाहिए। जब आप ये सारे काम करते हैं, बहुत अहम सवाल उठाया आपने। तो योगेंद्र जी, बार बार ये भी सवाल उठता है कि सदन की जो बैठकें हैं वो लगातार कम होती जा रही है। बाकायदा इस तरह का व्यवस्था थी कि कम से कम बड़े राज्यों में साल में 100 नहीं तो 100 से 150 के बीच बैठकें होनी चाहिए, छोटे राज्यों में 60 के करीब होनी चाहिए। अभी होती नहीं, हमारी 100-150 पे जाके अटक जाती है, 100 भी नहीं होती। क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए? हरीश जी, प्रश्न घूम फिर कर वही आता है कि सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जनता की जवाबदेही से दोनों ही बचना चाहते हैं। बिल्कुल। और सत्ता पक्ष को लगता है कि देखिए सदन होता है, वहां पर शोरगुल होता है, पहले तो शोरगुल और हंगामा इतना होता है कि वहां पर काम नहीं होते, फिर उसके बाद में सत्ता पक्ष भी क्या करता है, शोरगुल और हंगामे को जब ज्यादा देखता है तो सदन को स्थगित कर देता है, तो काम फिर रुक जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो विपक्ष है उसका वहां पर शोरगुल करके हंगामा करके सिर्फ ये बताने का मकसद है कि हम घेरने की कोशिश कर रहे हैं और जनता की आवाज उठा रहे हैं। सत्ता पक्ष ये कह रहा है वहां पर कि इन्होंने हमको काम नहीं करने दिया, जवाब नहीं देने दिया, हम बहुत कुछ करना चाहते थे, हम बहुत कुछ कानून लाना चाहते थे, बिल लाना चाहते थे, इसलिए हमने सदन को स्थगित कर दिया। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? हुआ तो जनता का नुकसान। बिल्कुल। ना जनता का फायदा ये देख रहे हैं, ना जनता के प्रति जवाबदेही बीजेपी की, ना जनता के प्रति जवाबदेही कांग्रेस की। तो सवाल ये कि भाई आपको जनता ने चुना था अपनी आवाज को उठाने के लिए सदन में, और आप बजाय जनता की आवाज को उठाने के आप जनता की आवाज, वो तो विशेषाधिकार उठा रहे हैं ना। हाँ। योगेंद्र गुप्ता जी, 2000 बात है ये 2001 की, चंडीगढ़ में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था, उन्हीं पीठासीन अधिकारियों का जैसे अपने यहां जयपुर में हुआ। तब ये कहा गया था कि राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए ताकि अनट्रेंड जो विधायक हैं, जिनको सवाल पूछना नहीं आए, जिनको सदन में व्यवहार करना नहीं आए, वो लोग
इस तरह की हमारी गरिमापूर्ण जो पंचायतें हैं, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत होती है विधानसभा, उसमें नहीं पहुंचे। क्या हुआ? किसी ने आचार संहिता नहीं बनाई, सबने कन्नी काट ली। वही बाहुबली जा रहे हैं, वही धनबली जा रहे हैं, और वो ही ऐसे लोग जा रहे हैं जो गाए बगाए आम जनता को देख लेने की धमकी देते हैं। क्या कहेंगे? अरे जी, क्या है, सत्ता का चरित्र भारतवर्ष में ऐसा बना दिया गया है। और मुझे अशोक गहलोत जी का एक शब्द याद आ रहा है कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं। मतलब राजनीति में जनता को बताने के लिए बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन जब वक्त आता है तो फिर उन सब चीजों को भुला दिया जाता है, और सिर्फ ये समीकरण ध्यान में रखा जाता है कि कौन जीतेगा। बाहुबली है तो ठीक है, अपराधी है तो ठीक है। तो वही तो कहते हैं कि हमें जो है टिकाऊ नहीं बल्कि जिताऊ उम्मीदवार चाहिए। हाँ, तो इसलिए सोच ये है। अब देखिए, अब जहां तक सवाल दूसरा भी रीट वाला प्रकरण की बात यहां पर चली। अब देखिए, मजेदार प्रश्न ये है कि जैसे आप रीट के पेपर की लीक की बात करते हैं कांग्रेस से, तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के 2013 से 2018 लीक के बता देती है। उन्होंने किया, हमने भी कहा। मतलब अगर हमारी कमीन पे अगर दाग लगा हुआ है तो कमीन पे तुम्हारे भी दाग लगा हुआ है। अगर गलती से या किसी कारण से ट्रेंड के अनुसार अगर भारतीय जनता पार्टी 2023 में सत्ता में आ जाती है और इनके टाइम पेपर लीक होंगे, तो फिर ये कहेंगे कि 2018 से 2019 से 2023 में इतने पेपर लीक हुए थे, आपने कौन सा सीबीआई में दे दिया। जहां तक अरुण जी कहते हैं कि सीबीआई में इतनी सारी कमियां हैं, तो अरुण जी मुझे ये बता दीजिए कि 2000 जब सत्ता आई आपके 2019 से लेकर 2023 तक, आपने का एक भी केस सीबीआई में नहीं दिया। आपने तो बहुत सारे केस सीबीआई में दे दिए इसके बाद में। तो यानी होता क्या है ऋषि कि जिस केस में इनको लगता है कि दरवाजे तक हमारे सीबीआई नहीं पहुंचेगी, हमारा कोई नेता अफसर नहीं फंसेगा, उसको अपनी खाल बचाने के लिए सीबीआई को ट्रांसफर कर देते हैं। और जहां लगता है कि सीबीआई की जांच हमारे दरवाजे तक आ सकती है, वहां कहते हैं कि सीबीआई नकारा है। मतलब एक केस में सीबीआई अच्छी है, अगर डबल इंजन की सरकार हो, डबल स्टैंडर्ड, अगर डबल इंजन की सरकार हो तो शायद ये दे दें आसानी से, क्योंकि लगता है कि वहां भी बचाव कर देंगे, कोई भी पार्टी हो। और इस पे गंभीरतापूर्वक विचार संक्षेप में क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए? देखिए हरीश जी, वैसे तो दोनों जो दल हैं, यानी जो विपक्ष दल है, राजनीतिक दल, उनको अपने अंदर सुधार करते हुए इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन राजनीति की दशा और दिशा में ऐसा होगा नहीं। अब सारा दायित्व आता है जनता के ऊपर। जनता जब एक दिन की राजा बनती है, तब उसको वो वोट की चोट इस तरीके से देनी चाहिए, बताते हुए कि हमने तुम्हें सूचिता के लिए भेजा था, हमारे सवालों के लिए भेजा था, लेकिन जिस तरीके से सदन में आपने व्यवहार किया, सदन के बाहर व्यवहार किया, उसमें जनता कहीं नहीं आपके हित आ गए। जनता जिस दिन ये जवाबदेही तय करते हुए चोट देना शुरू कर देगी, ये राजनीतिक दल उसी दिन सही होंगे, उसी दिन सुधरेंगे।